नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ दावानल के लिखे कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 3। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। बेटी हिमाद्री के जन्म के खातिर शर्मिष्ठा के लेक्चरर की नौकरी अब पीछे छूट गई, जिस कारण वह मन से हमेशा दुखी रहती है, जिस पर पति निखिलेश ने हमेशा समझा बुझाकर तसल्ली देने की प्रयास करता है। शर्मिष्ठा, तुम समझा करो, कोई भी व्यक्ति एक साथ सभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। कुछ पाने के लिए कुछ त्याग स्वीकार करने पड़ते हैं। अब तुम अपने बेटी की माँ बन गई हो, यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस धरती पर ऐसे कितने लोग हैं जो एक बच्चे के लिए तरसते हैं, भगवान के दरबार में जाकर मन्नत मांगते हैं, तब भी उन्हें निराशा हाथ लगती है। मगर यह तो हमारे परम सौभाग्य है कि तुम समय से माँ बन गई हो। नौकरी तो फिर से मिल जाएंगे। जरूरी तो नहीं कि हमेशा उसी शहर में या उसी कॉलेज में ही नौकरी करती रहो। हमारे देश में बहुत से कॉलेज है, कहीं ना कहीं फिर से नौकरी मिल जाएगी। इतना हो सकता है कि तनख्वाह कुछ कम मिल जाएगी, इससे ज्यादा और क्या होंगे। अब मुझे ही देखो कि अब मैं पीजी की कोर्स कर रहा हूँ, ड्यूटी तो पहले से ज्यादा कर रहा हूँ, फिर भी हमें इस वक्त तनख्वाह कम मिल रही है। इससे ज्यादा तो मुझे केवल एमबीबीएस रहते मिल जाती थी, मगर 2 साल तकलीफ उठाकर पीजी करने के पश्चात मेरे तनख्वाह डबल हो जाएंगे। इस लिहाज से हमें ऐसे त्याग स्वीकार करने को मजबूर होना पड़ता है। तुम भी धीरज रखो, समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा हो जाएंगे। और यह तो एक प्रकृति के नियम है कि तुम्हें आज नहीं तो कल माँ तो बनने होंगे। ऐसे में अगर कॉलेज की नौकरी छूट गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। समय के साथ साथ हो सकता है कि तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। एक तरफ जहां शर्मिष्ठा अपने पति निखिलेश तथा बेटी हिमाद्री को लेकर बहुत खुश है, वहीं वह अपने कॉलेज की नौकरी छूट जाने के कारण बहुत परेशान होती है। उसके मन में भावनाएं जागती है कि अगर कॉलेज की नौकरी छूटने के पश्चात किसी और कॉलेज में मौका नहीं मिल सकी तो अपने जीवन के सब कुछ खत्म हो जाएंगे। ऐसे में जितना जल्द हो सके कोई भी कॉलेज में ज्वाइन करना जरूरी है। मगर निखिलेश इन सब बातों से सहमत नहीं है। वह बार बार पत्नी शर्मिष्ठा को समझाता रहता है, देखो शर्मिष्ठा, अब कुछ दिनों के लिए तुम धीरज रखो। अभी तो हमारी बेटी बहुत छोटी है। अगर तुम यहाँ पर किसी कॉलेज में ज्वाइन करोगे तो तुम्हें अपनी बेटी को अकेला छोड़कर जाना होगा। ऊपर से नौकर चाकर का क्या भरोसा, उन पर भरोसा करके बेटी को छोड़कर नहीं जा सकते, अतः बेटी को भी साथ लेकर जाना होगा। ऐसे में तुम बेटी को संभालोगी या पढ़ाने की काम करोगी। ऊपर से मैं अभी पीजी की कोर्स कर रहा हूँ और 2 साल के बाद मुझे भी कहीं ना कहीं जाना होगा। यहाँ पर दिल्ली में ही अगर नौकरी मिल गई तो यहीं पर परमानेंट बसेरा बना लेंगे या कहीं और चलेंगे। इस वक्त कोई निश्चित नहीं है कि कल को क्या होगा। एक काम कर सकते हैं कि जब तक कि मेरा कोर्स कंप्लीट होगी तब तक बेटी भी बड़ी हो जाएगी। तुम अपने नौकरी की कोशिश करते रहना। अगर तुम्हें दिल्ली में नौकरी मिल जाती है तो मैं भी दिल्ली में ही रह जाऊंगा। अगर तुम्हें कहीं और जगह पर नौकरी मिलती है तो मैं भी वहीं पर किसी अस्पताल में नौकरी की तलाश कर लूंगा और हम लोग वहीं पर रहने लगेंगे। जब तक कि मेरा कोर्स पूरी ना होती है तब तक तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि कहाँ पर रहेंगे। और अभी हमारी बिटिया काफी छोटी है, 1-2 साल में हिमाद्री बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएंगे। तब तक तुम थोड़ी धीरज रखो। अब देखो, प्रकृति के नियम है कि बाल बच्चे तो होंगे और उन्हें पालने भी होंगे। ऐसे में तुम्हें भी कुछ तो सैक्रिफाइस करने होंगे। पति निखिलेश की बातें शर्मिष्ठा खूब समझती है, मगर उसके मन में भय है कि अगर उसे बाद में उसके चाहत के अनुरूप नौकरी ना मिली तो क्या होगा। ऐसे में निखिलेश उसे समझाते हुए कहता है, जब तक तुम फिर से नौकरी के लिए तैयार नहीं होती तब तक तुम घर में बैठकर अपने आगे की पढ़ाई जारी रखो। उससे न केवल तुम्हारी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाएगी, जब तुम नौकरी की चेष्टा करोगी तो आसानी से तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। हो सकता है कि पहले की तुलना में ऊंचे पद पर मिल जाएगी। शर्मिष्ठा अपने मन से तो बहुत कुछ चाहती है, मगर वक्त के आगे उसका बस नहीं चलता।
2 साल किसी भी तरह बीत गई कि निखिलेश की पीजी की कोर्स खत्म हो गई। अब उसे कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश करना है। अब इस दुविधा में है कि वह दिल्ली में ही रहेगा या अपने शहर इंदौर में वापस चला जाएगा। जहां शर्मिष्ठा अपने शहर इंदौर में वापस जाना चाहती है, क्योंकि वहां पर कभी कभी अपने माँ को अपने पास रख सकती है या तो खुद अपने मायके में रह सकती है। मगर निखिलेश के लिए एक नई चुनौती है कि अपने शहर में अपने घर वालों से दूर अलग से कैसे रहे। या तो दिल्ली में ही रह जाए, तब कोई भी यह नहीं कह सकता कि अपने घर वालों से अलग रहता है। लोगों को यह कहकर तसल्ली दे सकता है कि नौकरी के खातिर दिल्ली में रहता है, मगर इंदौर में रहने से ऐसा संभव नहीं होगा। एक ही शहर में अपने माता पिता से अलग रहने पर हो सकता है कि अपने लोग ही उस पर कटाक्ष करते रहे, अतः वह पत्नी शर्मिष्ठा को समझा बुझाकर राजी करवाता है ताकि दिल्ली में ही रहा जाए, और शर्मिष्ठा अपने माँ को भी समझा बुझाकर अपने पास लेकर आती है। शर्मिष्ठा को दिल्ली में ही एक प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल की पद पर नौकरी मिल जाती है। तब तक बेटी हिमाद्री लगभग 2 साल को पार कर गई। दिन भर अपने नानी जी के साथ रह जाती है और माँ शर्मिष्ठा अपने घर के कामकाज निपटकर कॉलेज में चली जाती है। घर में नौकरानी भी रहती है, ऐसे में विशेष कोई मुश्किल नहीं होती। निखिलेश दिल्ली के पास इलाके में एक 3 BHK की फ्लैट ले लेता है और परमानेंटली दिल्ली में रहने की विचार करता है। समय बीतने लगे कि निखिलेश दिल्ली में ही 3 प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी करते हुए अपने जरूरतों को पूरी करने की कोशिश में लगे रहता है, क्योंकि वह एक एनेस्थेटिस्ट है और अच्छे ढंग से अपने जीवन बिताने लगा। अपने लिए एक कार भी खरीद लिया। सब मिलाकर उसे हर महीना बहुत से पैसा किस्त के रूप में जमा करने होते हैं। अपने पत्नी के लिए एक अलग से कार लिया और उसके लिए परमानेंट ड्राइवर रख लिया। ऐसे में नौकर चाकर तथा ड्राइवर के पीछे बहुत सारे पैसा खर्च हो जाती है। समय बीतने लगा कि शर्मिष्ठा फिर से कंसीव कर गई, मगर शर्मिष्ठा को जब पता चला तो वह अबॉर्शन करवाने को ठान ली, जिस पर निखिलेश के एक राय नहीं है। ऐसे में बहुत से बात विवाद की स्थिति बनती चली गई। निखिलेश अपने पत्नी को बहुत से बातों से समझने की बहुत कोशिश करता है। देखो शर्मिष्ठा, अबॉर्शन करवाना सही नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि अबॉर्शन करवाने पर जीवन में कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन होती है, जो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, क्योंकि बहुत से स्त्रियों में ऐसे बहुत से विषय है जो तुम नहीं समझ सकते। मैं एक डॉक्टर होने के नाते मुझे सब कुछ मालूम है, पर तुम नहीं समझ सकते। और वैसे भी देखो, हमारी पहली संतान एक बेटी है। ऐसे में आज नहीं तो कल हमें भी एक बेटे की प्रयास करने होंगे। ऐसे में मान लो कि अब जो तुमने कॉन्सीव की है, हो सकता है कि भगवान ने हमें बेटा ही दे दे। ऐसे में शर्मिष्ठा कटाक्ष करते हुए कहती है, तुम्हें कैसे मालूम है कि अब की बार बेटा ही होगा? हो सकता है कि इस बार भी हमें बेटी हो गई तो। नहीं नहीं, हमें तो एक से ही संतोष करनी चाहिए। मुझे आगे किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना। मुझसे 2 बच्चे नहीं पाले जाएंगे, ऊपर से अगर बेटी हो गई तो और समस्या खड़ी हो जाएगी। इस पर पत्नी को समझाते हुए निखिलेश कहता है, अरे शर्मिष्ठा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ना केवल एक स्त्री हो, एक माँ भी हो। तुम्हारे लिए बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। चाहे अगला बेटी हो तब भी क्या फर्क पड़ेगी? होगी तो हमारे ही बेटी ना। चलो, तुम्हें पालने को नहीं कहूँगा, मैं ही उसे पाल लूंगा, मगर इसके अबॉर्शन करवाने की बजाय रख लो तुम और थोड़ी कष्ट उठा लो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। मगर इसकी अबॉर्शन मत करवाओ। वैसे भी अबॉर्शन करवाना पाप है, क्योंकि अबॉर्शन करवाना और एक बच्चे को मार देने में कोई अंतर नहीं होता। अतः तुम ऐसे पाप कर्म मत करो। बच्चे ईश्वर की देन है, उसके हत्या करना महापाप है। बातों बातों में शर्मिष्ठा की मां सुनंदा देवी अपने बेटी को समझाते हुए अबॉर्शन करवाने से रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, बेटा, दामाद जी ठीक कह रहे हैं। पहले की जमाने में तो लोगों के 8-8, 10-10 बच्चे हो जाते थे, तब भी लोग पाल लेते थे, जबकि लोग कितने गरीब हुआ करते थे। और तुम केवल 2 की परवरिश करने से डर रही हो। तुम लोग तो आर्थिक रूप से पूरी तरह से सक्षम हो। कौन जाने ईश्वर ने तुम्हारे लिए कोई फरिश्ता भेजे हो। बच्चे
तो भगवान की रूप होती है, चाहे वह बेटी हो या बेटा। इतने में शर्मिष्ठा कहने लगी, पहले हिमाद्री के समय में मेरी कॉलेज की नौकरी छूट गई थी। बड़ी मुश्किल से तो फिर से नौकरी मिली है। फिर से मुझे अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे में माँ सुनंदा देवी समझाते हुए कहने लगी, बेटा, जीवन में नौकरी से भी आगे बहुत कुछ होता है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।